नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स मिलाते हैं जो उम्र में तो बहुत ही कम है, लेकिन इनका अगर अनुभव देखा जाए तो इनका अनुभव बहुत बड़ा है। ये इनका अनुभव हर क्षेत्र में है और इनका तो मेन क्षेत्र है, एक वकील हैं, एडवोकेट है। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों मुकदमे देखते हैं। लेकिन इनका अनुभव की बात की जाए तो ये मतलब हमारी धरती से जुड़े हुए हैं। ये किसान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और अन्य बहुत से राजनीतिक क्षेत्र भी है जिसमें ये इनका बहुत अच्छा अनुभव है। और इनकी अनुभव को आज जो है हम आपसे शेयर करते हैं और कुछ समस्याएं किसान को लेकर हैं। आज हम उसके बारे में इनसे बातचीत कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि इनका क्या अनुभव उनके बारे में है। सबसे पहले विशाल जी अपना परिचय दें आप। मेरा नाम विशाल त्रिपाठी है। मैं उच्च न्यायालय लखनऊ में अधिवक्ता हूँ और मैं इसी जलालपुर की धरती से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आप यहीं से जुड़े हुए हैं? मैं इसी धरती से हूँ। मेरी जन्म यही जलालपुर ही है, मेरी माटी भी जलालपुर की ही है। सबसे पहले हम आपसे एक सवाल करेंगे। आपका जो निवास स्थान है उसके बराबर में जो है एक शारदा नहर है, जिसमें हम देख रहे हैं कि बहुत समय से पानी नहीं आया है और किसान बहुत परेशान है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शारदा सहायक नहर में पानी ना आने से तो किसान की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जो धान की रोपाई का मुख्य समय है ये 15 जून से 15 जुलाई का है। आज इसमें 28 जून हो चुके हैं और उस नहर में अभी तक पानी नहीं आ पाया है, जिससे किसान काफी परेशान हुए हैं। उनकी जो धान की नर्सरी है वो नष्ट होने के कगार पे है और हम तो सरकार से और प्रशासन से यही याचना करेंगे कि जल्द से जल्द उस नहर में पानी की व्यवस्था की जाए, जिससे हमारे विधानसभा के किसानों को अपनी फसल रोपाई करने का अवसर मिले। अच्छा, क्या बचपन में जब आप वहां से आते जाते थे पापा मम्मी के साथ में, क्या कभी ऐसा होता था कि इन समय में जो है क्या नहर में पानी नहीं आता था? नहीं, बचपन में तो हमें याद है जहां तक कि पानी आता था और पानी पूरा तेल तक जाता था। अभी ये मतलब कितने सालों से आप ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि समय पर पानी नहीं मिल रहा है नहर से? ये 2017 से हम अक्सर देख रहे हैं कि पानी तो आता है लेकिन तेल तक पानी नहीं जा पाता है। जो सिंचाई पहले हमारे क्षेत्र में, जो सिंचाई पहले 70% अगर सिंचाई जो है नहर से होती थी और 30% जो है अन्य संसाधनों से होती थी, और आज के समय में ये है कि 20% सिंचाई नहर से हो रही है और 80% अन्य संसाधनों से हो रही है। अगर हम ये चीज मान के चलें कि आज नहर के द्वारा किसानों को पूर्ति नहीं दी जा रही है, तो अगर वो आप किसको इसके लिए जो है जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं? इसके लिए मैं सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाह रहा हूँ। कैसे? क्योंकि सरकार द्वारा जो पहले नाली का निर्माण किया गया था वो नाली पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। जो माइनरें हैं पूर्णतः क्षतिग्रस्त हैं, छोटी छोटी। तो भाई, आप बड़ी नहर में, जो शारदा सहायक नहर है, आप उसमें तो पानी दे रहे हैं, लेकिन क्या उससे जो 10-10 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर तक के किसान जुड़े हुए हैं उन तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है? तो इसके लिए जिम्मेदार तो हमारी सरकार ही है, क्योंकि नालियों के जो रिपेयरिंग का काम होता है वो ग्राम सभा करवाता है, भूमि संरक्षण विभाग उसका निर्माण करवाता है। तो वो तो सरकार ही उस पर अमल करना चाहिए ना, उस पर बजट तो सरकार ही देती है। अच्छा, किसानों की एक और समस्या है बिजली के कनेक्शन को लेकर। जो ये सिंचाई के लिए कनेक्शन लेते हैं तो इसके लिए समस्या है। उनका ये कहना है कि स्टेटमेंट हमें बड़ा सा दे दिया जाता है, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये समस्या किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। यदि सरकार सिंचाई के लिए नहर के साधन उपलब्ध नहीं करा पा रहा है तो उसे किसानों के लिए बिजली का जो कनेक्शन है उसको निःशुल्क कर देना चाहिए। जैसे अन्य राज्यों में, जैसे हम बात करें बिहार में बिजली का कनेक्शन निःशुल्क दिया जा रहा है और वहाँ किसानों को 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जा रही है। बिहार में 55 पैसे प्रति यूनिट है और अपने यहाँ यूपी में लगभग क्या है? यूपी में है 7 रुपए। बताइए, कहाँ 55 पैसे पर यूनिट में बिहार है और हमारे यहाँ 7 रुपए उसी बिजली का। लेकिन बहरहाल इस समय तो किसानों के लिए बिजली का बिल निःशुल्क कर दिया गया है। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन किसान 1.5 लाख रुपए कनेक्शन के लिए कहां से उपलब्ध कर पाएगा? 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 1,80,000, इस तरीके से किसानों से एस्टीमेट लिए जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिजली विभाग की एक अपनी अलग माया है, गवर्नमेंट को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि एस्टीमेट के नाम पर ये 1.5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए किसानों से लेकर ये बजट को वापस जमा करते हैं? नहीं, ये सरकार को इस बात की पूरी जानकारी है
क्योंकि हर पोल का दाम निर्धारित है, हर ट्रांसफार्मर का दाम निर्धारित है, मूल्य निर्धारित है, और हर तार का मूल्य निर्धारित है कि इतने मीटर का इतने रुपए लगेगा, और जो कनेक्शन का चार्ज है वो भी निर्धारित है, और जो पोल गाड़ने का खर्चा आता है पोल लगाने का, उसकी भी जानकारी सरकार के पास में है। मतलब सभी जितने शुल्क लगते हैं सारे शुल्क की पर्चियां काटी जाती हैं गवर्नमेंट। उसके लिए हमको रसीद दिया जाता है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक किसान अपने बच्चे का फीस सही समय से नहीं दे पाता। आप कभी किसी किसान के यहाँ जाके देखिए कि वो किस किन समस्याओं से जूझ रहा है। वो सही से इलाज नहीं करा पाता, वो सही से अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय में शिक्षा नहीं दे पाता है, अपनी बच्चियों की शादी वो नहीं कर पाता है आर्थिक मजबूरी के कारण, और वो 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए कनेक्शन के नाम पे कैसे देगा। और एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि अगर एक जगह किसान के खेत हो तो बाई चांस से एक जगह वो मेहनत करके किसी ना किसी तरीके दे सकता है, लेकिन किसी भी किसान के पास एक ही स्थान पर संपूर्ण उसका खेत नहीं है, वो अलग अलग जगहों पे है। तो आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं सरकार को? हम सरकार को तो यही कहना चाह रहे हैं कि जैसे अन्य राज्यों में कनेक्शन निःशुल्क है, आप उस तरीके से हमारे प्रदेश के किसानों को कनेक्शन निःशुल्क करें। मैं आपको एक जानकारी साझा करना चाह रहा हूं कि आप देख रहे होंगे कि धान की नर्सरी, जो धान की रोपाई होती है, धान की रोपाई में अगर प्रति बीघे की बात किया जाए तो 4,000 रुपए से 5,000 रुपए उसकी मजदूरी लग जाती है, और एक बीघे में कम से कम 10 घंटे तो जो है उसको सिंचाई के लिए जो है ना साधनों से इंजन चलाना पड़ता है, और जुताई का भार उसे अलग से देना पड़ता है, कीटनाशक दवाइयों का खर्चा अलग से देना पड़ता है, खाद दवाई बीज, और कम से कम धान के समय में वो कम से कम 10 से 15 बार सिंचाई करना पड़ रहा है। इतनी महंगाई बढ़ गई है कि किसान अपनी खेती से अगर देखा जाए तो अपने परिवार का पेट भी नहीं भर पा रहा है, और सरकार हमें हमारे फसलों का उचित मूल्य नहीं दे रही है। सरकार तो अपनी वस्तुओं का मूल्य खुद निर्धारण करती है, लेकिन किसान अपने पैदा किए हुए अनाज जो अपने पसीने से पैदा करता है उसका मूल्य निर्धारित नहीं है। अच्छा, एक चीज ये बताएं, अभी हाल ही में हमने देखा सरकार ने एक नई कुछ स्कीम लागू की है, इसमें एक फार्मर आईडी बनवाते हैं और उससे खाद मिलता है, और हमको सुनने में आया ब्याज, वो क्या बोलते हैं, बीज वगैरह भी मिलता है। इससे इसको क्या लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये सही डिसीजन है उनका या क्या कर? देखिए, फार्मर आईडी तो बनाना ये सही डिसीजन है, लेकिन हमें ये सुनने में हमें कुछ किसानों द्वारा ये जानकारी मिली, क्योंकि हम भी भाई कृषि परिवार से ही बिलोंग करते हैं, हम भी खेती किए हैं, ऐसा नहीं है कि हम खेत में नहीं कभी काम किए हैं। हम भी जो है धान भी लगाए हैं, गन्ना भी लगाए हैं, गन्ना भी जो किए हैं, गेहूं भी किए हैं, सरसों भी किए हैं, मतलब हम हर तरीके की खेती भी हमने भी खेती किया है। आज मैं अधिवक्ता के रूप में हूँ, आज मैं वकालत कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होने से पहले हम भी अपने परिवार के साथ खेतों में हाथ बताते थे। तो हम आपको ये बता दें कि अब इस समय सुनने में ये आ रहा है कि किसान को एक समुचित मात्रा में, उनको मतलब एक बांट दिया गया है कि आप इतना ही यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं, इतना ही डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आप उन्होंने कुछ कैलकुलेशन करके कैलकुलेटर के जरिए फिट कर रखा है। हाँ, उन्होंने एक कर दिया है कि अगर आपके पास 1 एकड़ मतलब 32 बिस्वे में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 बोरी यूरिया प्रदान की जाएगी, वो भी पूरे 6 महीने में। आप ये बताइए कि धान की रोपाई के समय, इसके बाद उसके 15 दिन बाद, 20 दिन बाद लगातार हमें कम से कम 1 एकड़ में 4 से 5 बार जो है यूरिया का छिड़काव करना पड़ता है, 3 से 4 बार 5 बार यूरिया का छिड़काव करना पड़ता है। तो हमारा वो कैसे हो पाएगा? आप इस समय देख रहे हैं किसान लाइनों में लगे हैं, हर किसान त्रस्त है, उसको डीएपी नहीं मिल पा रही है, वो अपनी फसल को कैसे करेगा? और रही बात ये सरकार कह रही है कि खाद का प्रयोग कम करें। आप ये बताइए, क्या हर मिट्टी उतनी उपजाऊ है? हर मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं है, हर जगह की मिट्टी अलग अलग है। तो हर जगह की मिट्टी जिस तरीके से अलग अलग है, वहां उस तरीके से, उस हिसाब से उसको दवाएं दी जानी चाहिए। तो आपका मतलब है कि पहले तो ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं थी, हर किसान अपने हिसाब से जो भी खाद की जरूरत होती थी, बीज की जरूरत ले जाता था। अब गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि हमारे कैलकुलेटर के हिसाब से आप ले जाइए। इससे फसल और खेती पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे फसलें चौपट होंगी, खेती काफी प्रभावित हो जाएगा। किसान ये जान लीजिए, ये ऐसा कदम है, हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है, अगर ये इस प्रकार से फसलें कम हो जाएंगी और खेती लोग कम करना लगेंगे तो कैसे यहाँ की जीविका कैसे चलेगी? तो वही हाल होगा जैसे इंदिरा जी के समय में हम अमेरिका से गेहूं मंगवाते थे, और वो गेहूं ऐसा आता था कि जो जानवर खाते थे,
थर्ड क्वालिटी का आता था। भाई आपने पढ़ा भी होगा, इसकी आपकी जानकारी भी होगी कि भाई उस समय जो गेहूं आया था, जो हम अमेरिका के आगे हाथ फैलाना पड़ा था, और उसके बाद हमारे देश के किसानों ने उस दिन से सबक सीखा और उन्होंने कहा कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं अन्य देशों को अपने यहाँ से पैदा हुआ अनाज भेजूंगा। और वो हमारे देश के किसानों ने कर दिखाया। लेकिन हमारी जो सरकार है वो किसानों का ध्यान नहीं दे रही है। हमारे तो अहम निवेदन यह है सरकार से कि किसानों का ध्यान दिया जाए। आज आप देख लीजिए किसान की क्या स्थिति है। कोई किसान, आप एक परिवार की नॉर्मल आय आप देख लीजिए, जो आप क्या होनी चाहिए आप ये बताइए, पर व्यक्ति नॉर्मल जो है इनकम क्या होनी चाहिए, मिनिमम इनकम क्या होनी चाहिए इस समय सरकार के मानक? मिनिमम जो है इनकम तो वो जी रहे हैं। तो अगर ये स्थिति ऐसे बनी रही तो आगे चलकर क्या लगता है आपको, क्या स्थिति होगी? आगे चलकर किसान खेती को छोड़ेंगे, और जैसे किसान खेती छोड़ेंगे तो हम जैसे लोग, हम सब भूखे मरने के कगार पे आ जाएंगे। हम तो जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं लोग, हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप भी किसानों की समस्याओं को उठाइए और किसानों को निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए, जिससे उनकी लागत कम से कम 60 से 70% कम हो जाएंगी। क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा लागत सिंचाई पे आती है। डीजल का दाम आप देख लीजिए 100 रुपए के पार हो चुका है, जिससे जुताई का भी दाम बढ़ गया, सिंचाई का भी दाम बढ़ गया। और आप ये देख लीजिए, हमें याद है पहले के समय में डीएपी, बचपने में जो हम सोसाइटी पे जाते थे डीएपी लेने के लिए, तो डीएपी 220 रुपए 230 रुपए में मिलता था। और आज के समय में आप देख लीजिए क्या रेट है, 1500-1600 रुपए। कहीं कहीं प्राइवेट दुकानदार 2-2 हजार रुपए तक बेच रहे हैं। जो हम नर्सरी के लिए बीज लेने जाते हैं, वो बीज आज 4 गुने दामों पे बिक रहे हैं। और हमारी फसल का तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। हमारी फसल 2012 में भी 1400 में बिकती थी, 1400-1600 में, और 2026 में भी वही हाल है। 10 साल हो गया है और नहीं बढ़ रहा है। अगर हम आरडी भी करते हैं तो भी वो हमारा 10 सालों में दुगना हो जाता है, लेकिन हमारी फसल का दाम, किसान की फसल का दाम दुगना नहीं हुआ। और किसान एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा व्यक्ति है जो तमाम प्रकार की आपदाओं को झेलता है, उसके बाद वो कहीं कुछ नहीं कहता है। सूखा झेलता है, बाढ़ भी झेलता है, ओलावृष्टि भी झेलता है, मतलब प्राकृतिक आपदाओं को भी किसान झेलता है। और सरकार को उसके प्रति, किसान के प्रति कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि किसानों को किस तरीके से हम तवज्जो दें, किसानों को किस तरीके से मजबूत करें। विशाल जी, आपसे हमें बात करके बहुत अच्छा लगा। आज देखिए, हमने विशाल जी से आपकी बात कराई। अभी हमने आपको कहा था, पहले ही कहा था कि विशाल जी उम्र में तो बहुत ही अभी कम है, लेकिन अनुभव इनका जो है बहुत अच्छा है, और किसान के प्रति या हमारे देश के प्रति अनुभव है। इन्होंने जो चीजें कही हैं, अगर हमारे चैनल के माध्यम से जनता देखे, सरकार देखे या उच्च अधिकारी देखें, तो इस बात पर जरूर गौर करें कि हम किस प्रकार से किसान की जो है इनकम को हम बढ़ाएं और किसान को किस तरह से स्टेबलिश करें। अगर किसान ही हमारे यहाँ, अगर हमारा भारत जो है किसान प्रधान देश है, और यहाँ पर अगर किसान पर ही ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाले दिनों में, जैसे इन्होंने भी बताया कि इंदिरा के टाइम में विदेश से हमारे पास गेहूं और चावल आता था, तो आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि फिर ये दोबारा वही चीजें दोहराई जाएं और फिर हमारा भारत उन्हीं चीजों को झेले और उन्हीं चीजों की शर्मिंदगी से महसूस हो। नमस्कार।